नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं शेखर त्रिवेदी। कोरोना काल में लॉकडाउन का दौर हो या अनलॉक का चैलेंज, उत्तर प्रदेश की सरकारी मशीनरी लगातार हरकत में रही। इस पूरी कवायद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी अगुवाई में बनी टीम 11 ने प्रदेश को गति देने के लिए दिन रात एक कर दिया। टीम 11 की कार्यशैली प्रभावी रही है। अब इसी तर्ज पर हर जिले में टीम 11 का गठन होगा। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे विशेष संवाददाता मनीष मिश्रा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अध्यक्षता में टीम 11 की बैठक हुई। बैठक रोजाना होती है और कहीं न कहीं इस बैठक से जो परिणाम निकल के आ रहे हैं उसी के तर्ज पे पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में टीम 11 बनाने की कवायद शुरू की गई है। अब देखना है कि ये टीम 11 उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में कब नियुक्त होती है। तो कहीं न कहीं जिले स्तर पर भी टीम 11 जैसी एक टीम बनाने की पूरी तैयारी की गई है, ताकि जिले में जो कोरोना महामारी है या तमाम योजनाओं जिनको सरकार को लागू करने हैं इस महामारी के संकट में, उसे कुछ इसी तरह की नीतियां बनाई जा सकें, लागू की जा सके, जैसे कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अध्यक्षता में उनके आवास और लोक भवन में रोजाना टीम 11 की बैठक होती है। अब देखना है कि इसका गठन कब तक होता है। कैमरा पर्सन ऋषि चौधरी के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज इंडिया, लखनऊ। लखनऊ में शत्रु संपत्तियों की आड़ में फर्जीवाड़ों की लंबी कहानी है। इस खेल में नगर निगम, एलडीए और जिला प्रशासन के अफसरों की भी भूमिका संदिग्ध है। बतौर ट्रेनी आईएएस तत्कालीन एसडीएम सदर रहे राजकमल यादव ने शत्रु संपत्तियों के खेल को पकड़ा तो उनका तबादला कर दिया गया। गोपनीय जांच में खुलासा हो रहा है कि माफियाओं तक ने करोड़ों की शत्रु संपत्तियों पर कब्जा कर रखा है। शत्रु संपत्तियों की देखरेख का जिम्मा कलेक्टर का होता है, लेकिन लखनऊ में लंबे समय से जिस प्रकार से शत्रु संपत्तियों की निगरानी में फर्जीवाड़ों को अंजाम दिया जा रहा था, ये लखनऊ में तैनात रहे डीएम की कार्यशैली को भी सवालों के घेरे में खड़ा करता है। इन्हीं शत्रु संपत्तियों में फर्जीवाड़े का खामियाजा तत्कालीन एसडीएम राजकमल यादव ने भुगता था, क्योंकि राजकमल यादव ने अपने एसडीएम के कार्यकाल के दौरान शत्रु संपत्तियों में जिस प्रकार की गड़बड़ियां हो रही थीं, उस पर नकेल कसी थी। कई बड़े माफियाओं, रसूखदारों तक ने इन शत्रु संपत्तियों पर कब्जा जमा रखा है। फिलहाल लखनऊ नगर निगम और लखनऊ जिला प्रशासन एक गोपनीय जांच करा रहा है, जिसमें माफिया मुख्तार अंसारी के ऊपर आरोप है कि लखनऊ के हृदय में बसे हजरतगंज और उससे जुड़े आसपास के तमाम वार्डों में जो शत्रु संपत्तियां मौजूद हैं, उसमें तमाम माफिया ने हड़प रखी हैं। खास तौर पर डालीबाग के 2 ऐसे अपार्टमेंट हैं जिस पर जिला प्रशासन की सदर तहसील के अफसरों को पूरा अंदेशा है कि इसके तार माफिया मुख्तार अंसारी से जुड़े हैं, क्योंकि इसमें से एक अपार्टमेंट ऐसा है जिसका मालिकाना हक वसीम अहमद के पास बताया जा रहा है और वसीम अहमद लंबे समय से पाकिस्तान में है। लखनऊ समेत तमाम अन्य जगह भी हैं जहां माफिया मुख्तार अंसारी ने अरबों रुपए का काला साम्राज्य खड़ा किया है, लेकिन योगी सरकार अपराधियों और माफियाओं की पूरी संपत्तियों की लिस्ट बना रही है और इसी कड़ी में शत्रु संपत्तियों के बहाने माफिया मुख्तार अंसारी पर शिकंजा कसने की कवायद लखनऊ जिला प्रशासन ने शुरू की है। लखनऊ में तकरीबन 19 ऐसी संपत्तियां हैं जिसकी जांच सदर तहसील की टीम कर रही है। इसमें से 12 संपत्तियां लखनऊ के आसपास के इलाकों में भी हैं। शत्रु संपत्तियों में इस फर्जीवाड़े की जांच पहले ही हो जाती तो माफिया इन संपत्तियों पर कब्जा ना कर पाते। दरअसल इस खेल में सिर्फ लखनऊ जिला प्रशासन या नगर निगम ही नहीं, बल्कि लखनऊ विकास प्राधिकरण के अफसर भी शामिल हैं, क्योंकि संपत्तियों के मालिकाना हक से जुड़ी फाइल पर नामांतरण करने की जिम्मेदारी एलडीए की है और एलडीए में पैसा लेकर किसी भी संपत्ति का नामांतरण कराना बेहद मामूली बात है। ऐसे में शासन ने बाकायदा एलडीए अफसरों को भी तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। अगर जिला प्रशासन की टीम को शत्रु संपत्तियों में जरा भी गड़बड़ियां मिलती हैं और माफिया मुख्तार अंसारी से जुड़ी संपत्तियां सामने आती हैं, तो एलडीए इन जमीनों के नामांतरण की फाइलें भी खंगालेगा और अगर जांच गहराई से हुई तो ये सामने आना निश्चित है
कि कई बड़े माफिया शत्रु संपत्तियों को अभी तक कब्जाए हुए हैं। कैमरामैन पीसी चौधरी के साथ मनीष श्रीवास्तव, न्यूज इंडिया, लखनऊ। कानपुर में जघन्य पुलिस हत्याकांड का आरोपी विकास दुबे अब तक फरार है। पुलिस की कई टीमें लगातार दबिश डाल रही हैं, लेकिन अब तक कोई सफलता नहीं मिली है। विकास दुबे की सांठगांठ और शासन सत्ता में उसकी पकड़ के किस्से अब आम हो चले हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब 2017 में मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने सीधे एक नारा दिया कि किसी भी अपराधी को उत्तर प्रदेश में रहने को जगह नहीं दी जाएगी, या तो वो सुधर जाएं या तो जो उनकी जगह है वहाँ चले जाएं। और यही परसेप्शन बनाने की कोशिश उन्होंने की थी। लगातार क्लीन अभियान चलाया गया, क्लीन ऑपरेशन चलाया गया, ताकि जो टॉप 10 अपराधी थे उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। फिरौती अपराध, तमाम तरह की चीज़ों में जो शामिल अपराधी थे वो कहीं न कहीं सरेंडर कर गए। बहुतों का, सैकड़ों की संख्या में इनकाउंटर हुए। लेकिन अभी हाल ही में इस कोरोना महामारी में कानपुर के बिकरू गांव में जो एक घटना घटी, जिसमें 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए, सीओ समेत 4 सब इंस्पेक्टर और 3 सिपाही शहीद हुए हैं। ये बहुत बड़ी, एक तरह से कहें कि पुलिस के लिए चुनौती है और कानून व्यवस्था पे एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। हालांकि मुख्यमंत्री गए, उन शहीदों को श्रद्धांजलि दी, जांच जारी है, लगातार खुलासे हो रहे हैं कि उस थाने की पुलिस ही, जो चौबेपुर का थाना था, वही शामिल थी, उन्होंने ही मुखबिरी की थी। तभी जाके विकास दुबे ने अपनी पूरी प्लानिंग के तहत अपने जो साथी थे, जो अपराधी साथी थे, उसने पूरे अत्याधुनिक हथियारों से लैस होकर पुलिस दल पे हमला कर दिया। कहा भी ये भी गया कि पावर, बिजली काटने के लिए भी सब स्टेशन में फ़ोन किया गया था, वो भी किसी चौबेपुर के थाने के सिपाही का नंबर था। अभी तक जो कार्रवाई हुई है उसमें जो आईजी रेंज कानपुर हैं मोहित अग्रवाल ने 8 लोगों की बात है कि निलंबित किया है। सीओ एसओ जो हैं वो चौबेपुर विनय तिवारी को सस्पेंड कर दिया गया है। बाकी की जांच चल रही है, उनके मोबाइल नंबर खंगाल के, और पूरी गहनता से, पूरी तत्परता से जांच की जा रही है। हालांकि आज तीसरा दिन है विकास दुबे पुलिस के हाथ नहीं आया है, जो मुख्य मास्टर माइंड है इस हत्याकांड का। कैमरा पर्सन पीसी चौधरी के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज इंडिया, लखनऊ। पूर्व एसएसपी कानपुर और मौजूदा डीआईजी एसटीएफ अनंत देव तिवारी की भूमिका कानपुर कांड में ही नहीं संदिग्ध है, बल्कि विकास के साथी जय वाजपेयी ने फर्श से अर्श तक का जो करोड़ों का काला साम्राज्य खड़ा किया, उस पर भी एसएसपी रहते हुए यह अफसर मेहरबान था। तिवारी संग जय की तमाम तस्वीरें वायरल हो रही हैं। कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों की शहादत के जिम्मेदार माफिया विकास दुबे ने अपने साथियों के जरिए करोड़ों की मिल्कियत खड़ी की है। सबसे पहला नाम जय वाजपेयी का है, जो कभी महज पान की दुकान चलाता था, लेकिन विकास का साथी बनते ही करोड़ों की संपत्तियों और पेट्रोल पंप तक का मालिक बन बैठा। एसटीएफ के डीआईजी और तत्कालीन एसएसपी कानपुर अनंत देव संग हिस्ट्री शीटर विकास दुबे के करीबी जय वाजपेयी की एक फोटो वायरल हो रही है। कानपुर में 3 बिना नंबर की जो लग्जरी कारें बरामद हुई थीं, वो कारें विकास दुबे के साथी जय वाजपेयी की ही थीं। दरअसल विकास दुबे ने जो अपना करोड़ों का साम्राज्य फैलाया है, उसकी देखरेख जय वाजपेयी ही करता था। जय वाजपेयी की तमाम संपत्तियां पुलिस के हाथ लग चुकी हैं। दरअसल विकास के साथ जय भी जमीनों की खरीद फरोख्त करता था। विवादित जमीनों पर कब्जा कर जय आज करोड़पति बन बैठा है। फिर जय ने विकास के दम पर मार्केट में ब्याज पर रुपए बांटने का काम शुरू किया। जांच में सामने आया था, जय ने विकास से 2% ब्याज पर 5.5 करोड़ रुपए लेकर 5% पर ब्याज में दे रखे थे। जय वाजपेयी ने विकास दुबे के बैंक खाते में एक सप्ताह पहले 15 लाख रुपए ट्रांसफर किए थे। जय 15 से अधिक मकान और दर्जनों फ्लैट्स का मालिक भी निकला है। कानपुर कांड में शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा ने एक रिपोर्ट तैयार की थी, जो रिपोर्ट विकास दुबे के जुआ खेलने और सट्टे के कारोबार से जुड़ी थी। इस कारोबार को आगे बढ़ाने का काम विकास के साथी जय वाजपेयी का था। जय वाजपेयी ने बीसी और ब्याज पर रुपए देकर करोड़ों की काली कमाई सफेद की है। लंबे समय से कानपुर में ये काम चल रहा था, लेकिन तत्कालीन एसएसपी अनंत देव तिवारी ने विकास के साथी जय वाजपेयी के साथ तस्वीरें तो खिंचाई, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं होने दी। 7 साल पहले महज सिर्फ 4,000 रुपए ही जय वाजपेयी पाता था। सिर्फ यही नहीं, लखनऊ कानपुर रोड पर जय का पेट्रोल पंप बना हुआ है। ये पेट्रोल पंप भी अवैध बताया जा रहा है। हिस्ट्री शीटर के साथ ही जय कई मामलों में वांछित है।
फिर भी पुलिस ने पासपोर्ट के लिए क्लियरेंस रिपोर्ट जारी कर दी। वहीं कानपुर के ब्रह्मनगर में भी 1 दर्जन से ज्यादा मकानों का खुलासा हो रहा है। जय और उसके भाई की कई बार जांच हुई है। दोनों भाइयों के मकान में दरोगा और सिपाही रहते हैं। विकास दुबे का खजांची जय वाजपेयी ही है। जांच एजेंसियों को यह भी जानकारी मिली है कि दुबई में जय का 15 करोड़ रुपए का फ्लैट है, जिसमें विकास दुबे भी दुबई जाने पर रुकता था। लखनऊ कानपुर में तमाम संपत्तियां करोड़ों की पुलिस के पास आ चुकी हैं और इस संपत्तियों का मालिक माफिया विकास दुबे का साथी जय वाजपेयी है। जय वाजपेयी का 15 करोड़ का फ्लैट दुबई में मिला है और इस तरह की तमाम अन्य संपत्तियां कई देशों में होने की संभावना भी जताई जा रही है। फिलहाल प्रवर्तन निदेशालय की जिम्मेदारी है कि मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए पैदा की गई इन संपत्तियों पर शिकंजा कसे और तत्काल एफआईआर दर्ज करे, लेकिन अभी तक ईडी के अफसरों की इस पूरे मामले में कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। विकास दुबे के साथ ही जय वाजपेयी जैसे न जाने कितने गुर्गे हैं जिन्होंने जमीनों, ब्याज पर रुपए और तमाम अन्य काले धंधों के जरिए अपना करोड़ों का साम्राज्य न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि विदेशों तक खड़ा किया है। कैमरामैन पीसी चौधरी के साथ मनीष श्रीवास्तव, न्यूज इंडिया, लखनऊ। उत्तर प्रदेश कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष अजय लल्लू ने राज्य सरकार पर एक बार फिर हमला बोला है। अजय लल्लू ने कहा है कि खुद मुख्यमंत्री अपराधियों को संरक्षण देने में लगे हुए हैं। इस सरकार को बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। राष्ट्रपति को योगी सरकार को तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए। कांग्रेस ने योगी का इस्तीफा भी मांगा है। कोरोना महामारी का संकट जारी है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार पे लगातार कांग्रेस के द्वारा हमला किया जा रहा है प्रदर्शन के जरिए। सबसे पहले आपको याद होगा जब प्रवासी मजदूर यहाँ लौट के आए थे उत्तर प्रदेश में, तब बसों को लेकर सियासत हुई थी और प्रियंका गांधी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उन्होंने पत्र लिखा है कि 1000 बसें बॉर्डर पर खड़ी रहीं, लेकिन उन बसों को प्रवेश नहीं करने देगा। प्रवासी मजदूरों पर जो राजनीति हुई, इसके बाद से अजय लल्लू वहाँ धरना प्रदर्शन गए। आगरा, उत्तर प्रदेश राजस्थान की सीमा पर जहाँ उन्हें गिरफ्तार किया गया, काफ़ी दिन बाद उनकी जमानत हुई। आज वो फिर से तीसरी बार उनके नेतृत्व में दलितों के उत्पीड़न को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। कुछ देर पहले उनकी गिरफ्तारी हुई, पुलिस उनको यहाँ से ले गई है। सवाल ये उठता है कि इस कोरोना महामारी में क्या केवल यही एक मुद्दा है या क्या गिरफ्तारी ही एक मात्र कांग्रेस के पास सहारा रह गया कि प्रदर्शन किया जाए, गिरफ्तार हुआ जाए, और भी विषय है। हालांकि कुल मिला के इस कोरोना महामारी में सियासत जारी है और कांग्रेस हर तरह से अलग अलग मुद्दे पे योगी सरकार को घेरने की पूरी प्रयास में है। और आए दिन प्रियंका गांधी जो कि राष्ट्रीय महासचिव उत्तर प्रदेश प्रभारी हैं, उनके ट्वीट भी होते रहते हैं। तो आज उसी क्रम में गिरफ्तारी हुई प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय से, जिनमें अजय लल्लू प्रदेश अध्यक्ष, नसीमुद्दीन सिद्दीकी, राधना मुसरा विधायक मंडल दल की जो नेता हैं उनको। तो अब देखना है कि क्या फिर आगे भी कांग्रेस किसी अन्य मुद्दे पे फिर प्रदर्शन करती है, इस पर सबकी नजरें होंगी। कैमरा पर्सन पीसी चौधरी के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज इंडिया, लखनऊ। वक्त है एक ब्रेक। कोरोना काल में उत्तर प्रदेश के कई अहम जिले विकास की रैंकिंग में फिसड्डी साबित हुए हैं। खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र बनारस 50वें नंबर पर है। यूपी की राजधानी लखनऊ का नंबर 43वां है। योगी सरकार ने अभी तक एक भी डीएम पर कार्रवाई नहीं की है। हाल ही में कोरोना काल के दौरान शासन की गोपनीय जांच में सामने आया था कि 40 जिलों में लॉकडाउन को लेकर के गंभीर लापरवाही बरती गई है, लेकिन एक भी जिले के डीएम के खिलाफ योगी सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। अब मार्च माह को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार के कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग ने एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें विकास के मामले में तमाम बड़े जिले फिसड्डी साबित हुए हैं। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ का जनपद गोरखपुर इस सूची में 67वें स्थान पर है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मुख्यमंत्री का जिला खुद विकास के मामले में किस प्रकार से पिछड़ रहा है।
इसी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र बनारस इस सूची में 43वें स्थान पर है, जबकि इसको और आगे आना चाहिए था। खुद उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का नंबर कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग की सूची में 43वां है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि विकास की दौड़ में और विकास की योजनाओं को लागू कराने में जिलों के डीएम किस कदर लापरवाही बरत रहे हैं। दरअसल मार्च माह वो समय होता है जब पूरे वित्तीय वर्ष का लेखा जोखा अंतिम समय में होता है और बजट को फाइनल किया जाता है। लेकिन इसी दौरान जिस प्रकार से विकास की 132 योजनाओं को लेकर के कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग ने रिपोर्ट जारी की है, उससे निश्चित तौर पर बड़े जिलों के डीएम कटघरे में हैं। सबसे अहम बात यह है कि छोटे जिलों में शुमार कुशीनगर उत्तर प्रदेश में विकास कार्यों की दौड़ में अव्वल रहने वाला जिला बना है। ये निहायत ही शर्मनाक है और योगी सरकार को कटघरे में खड़ा करता है, क्योंकि जिलों में कोरोना काल के दौरान डीएम की मनमानी देखने को लगातार मिल रही है, लेकिन एक भी जिले के डीएम के खिलाफ योगी सरकार ने अभी तक किसी भी प्रकार की कार्रवाई को अंजाम नहीं दिया है। कैमरामैन पीसी चौधरी के साथ मनीष श्रीवास्तव, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। प्रदेश में अनलॉक 1 और अनलॉक 2 के दौरान दिल्ली एनसीआर से बहुत सारे लोग राजधानी लखनऊ समेत अलग अलग जिलों में आए और गए, जिससे जिलों में संक्रमण का खतरा काफी बढ़ गया है। अब डीआईजी जेल संजीव त्रिपाठी कोरोना पॉजिटिव निकल आए हैं। 2 दिन पहले डीजी जेल आनंद कुमार समेत 60 लोगों के नमूने लिए गए थे। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जेल मुख्यालय आकर सैंपल लिया था। सैंपल रिपोर्ट में डीआईजी जेल भी कोरोना पॉजिटिव निकले। अब डीआईजी के संपर्क में आए जेल कर्मी, फॉलोवर, बाबू की सूची बनाकर जांच की जाएगी। इस दौरान संपर्क में आए लोगों को घर पर क्वारंटाइन रहने की सलाह दी गई है। स्वास्थ्य विभाग ने जेल में जिन 60 लोगों की जांच की थी, उनमें से 59 अधिकारियों और कर्मियों की रिपोर्ट निगेटिव आई। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर गुलेरिया ने साफ तौर पे कहा था कि जून जुलाई में कोरोना अपने पीक पर पहुंचेगा, और ये बात जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में लगातार कोरोना मरीजों का ग्राफ बढ़ रहा है, उससे पुष्ट हो रही है। बीते 24 घंटों के दौरान उत्तर प्रदेश में तकरीबन 1350 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं, जो अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। उत्तर प्रदेश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा तकरीबन 8500 से ज़्यादा पहुंचने वाला है, और सबसे बड़ी बात जो निकल करके सामने आ रही है वो सेना से आ रही है। सेना की लखनऊ में ट्रेनिंग इकाई में तकरीबन 33 जवान कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। हालांकि सेना ने इससे पहले एक लेफ्टिनेंट कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी, जिसका कोरोना संक्रमण का खुलासा देहरादून में हुआ था, जिसके बाद लॉकडाउन को देखते हुए सेना ने अपनी गतिविधियों को विराम दिया था। अनलॉक 1 के बाद सेना ने अपनी गतिविधियां शुरू की और ट्रेनिंग डिवीज़न में सेना के जवानों की ट्रेनिंग करना शुरू किया था। लेकिन जिस प्रकार से बटालियन में 33 सेना के जवान कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, वो निश्चित तौर पर सेना के लिए चौंकाने वाला है। सेना की पीआरओ डॉक्टर गार्गी मलिक सिन्हा ने साफ तौर पर बताया कि फिलहाल सेना प्रिकॉशन ले रही है और सोशल डिस्टेंसिंग समेत तमाम ज़रूरी एहतियाती कदम भी सेना ने पहले उठाए थे। इन सभी संक्रमित मरीजों को सेना के कमांड अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं दूसरी तरफ लखनऊ में बड़ा कोरोना बम फूटा है। लखनऊ में तकरीबन 100 से ज़्यादा मामले कोरोना के सामने आए हैं, जो कि एक रिकॉर्ड है। केजीएमयू ने आज सुबह ही रिपोर्ट किया है कि उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में 250 से ज़्यादा मरीजों को कोरोना की जांच में पॉजिटिव करा दिया गया, जिसमें लखनऊ में तकरीबन 123 मरीज़ हैं। हालांकि इसमें से तमाम मरीज़ एक दिन पहले ही कोरोना संक्रमित पाए गए थे। रिपोर्ट आज जारी हुई, लेकिन 100 मामले इसमें नए हैं, जो बढ़ करके 150 से ज़्यादा पहुंचने का अनुमान है। सीएमओ दफ्तर से जुड़े सूत्रों का कहना है इसमें तमाम ऐसे भी लोग हैं जो एनसीआर, गुड़गांव और दिल्ली के हो सकते हैं, क्योंकि इन लोगों की वजह से लखनऊ में कोरोना संक्रमण
तेजी से फैल रहा है। फिलहाल उत्तर प्रदेश में तकरीबन 800 से ज़्यादा मौतें कोरोना के चलते हो चुकी हैं और बीते 24 घंटों में कोरोना से स्वास्थ्य कर्मियों में भी संक्रमण फैला है। लखनऊ में लोहिया संस्थान की यूरोलॉजी वार्ड की इंचार्ज कोरोना संक्रमित पाई गई हैं और रायबरेली में बछरावा सीएचसी के 2 कर्मचारी भी कोरोना संक्रमण का शिकार हुए हैं। लखनऊ में सीतापुर रोड स्थित गल्ला मंडी में मंडी सहायक की कोरोना से मौत हो गई, जिसके बाद लखनऊ की सारी मंडियों को बंद कर दिया गया है। हालांकि कुछ मंडियों को बाद में खोलने की अनुमति जिला प्रशासन ने जारी की है, लेकिन मंडी निदेशक का दफ्तर पूरी तरह सीएमओ ने सील कर दिया है। सिर्फ यही नहीं, स्वास्थ्य भवन में भी कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद सैनिटाइजेशन के लिए स्वास्थ्य भवन को फिलहाल बंद कर दिया गया है। लखनऊ में 102 सेवा चलाने वाली जीवीके ईएमआर कंपनी के दफ्तर में भी कोरोना के तमाम मरीज सामने आए हैं और अब तक ये आंकड़ा 50 के करीब पहुंच चुका है। सबसे पहले 102 सेवा में 32 कोरोना मरीज सामने आए थे, जिसके बाद जांच कराई गई तो 22 और मरीज निकल करके सामने आए। जिस प्रकार से सेना में, आम तबके में, अस्पताल कर्मियों में कोरोना संक्रमण पैर पसार रहा है, वो ये दिखाने के लिए काफ़ी है कि कोरोना की दहशत फिलहाल आने वाले कुछ समय तक बरकरार रहेगी। उत्तर प्रदेश सरकार के बड़े अफसरों का कहना है कोरोना की टेस्टिंग के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घर घर जाकर लोगों की स्क्रीनिंग करने के आदेश भी जारी किए हैं, जिसकी शुरुआत मेरठ मंडल से हो चुकी है और यूपी के 18वें मंडल में ये अभियान जल्द ही शुरू होने वाला है। फिलहाल कोरोना से अभी कितनी और मौतें होंगी, कितने लोगों की जाने जाएंगी और कोरोना की ये दहशत कब तक बरकरार रहेगी, इसके बारे में ना तो स्वास्थ्यकर्मी कुछ बता पा रहे हैं, ना ही विशेषज्ञ और ना ही वैज्ञानिक। लेकिन सरकार का सबसे ज़्यादा जोर कोरोना की टेस्टिंग को लेकर के है और इसके लिए लगातार लैब्स भी बढ़ाई जा रही हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना प्लेन ट्रूनेट मशीनों के लिए दिया था और इन मशीनों को लगातार अब सरकारी अस्पतालों के साथ निजी अस्पतालों में भी इंस्टॉल किया जा रहा है, जिससे लोगों को कोरोना की जांच कराने में किसी भी प्रकार की कमी महसूस ना होने पाए। फिलहाल बीते 24 घंटों के अंदर जिस प्रकार से लखनऊ समेत पूरे उत्तर प्रदेश में कोरोना ने अपना कहर बरपाया है, उससे साफ है कि आने वाले समय में कोरोना वायरस और तेजी से लोगों में अपनी दहशत बरकरार रखेगा। कैमरामैन पीसी चौधरी के साथ मनीष श्रीवास्तव, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। कोरोना वायरस के संबंध में एक बड़ा दावा करते हुए 32 देशों के 200 से ज्यादा वैज्ञानिकों ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से कहा है कि वायरस के वायुजनित होने के सबूत मिले हैं और एक छोटा कण भी लोगों को संक्रमित कर सकता है। संयुक्त राष्ट्र की स्वास्थ्य एजेंसी ने अभी तक खांसने और छींकने को ही कोरोना वायरस फैलने का मुख्य कारण बताया था। एक रिपोर्ट के अनुसार लोगों को वापस बार, रेस्टोरेंट, कार्यालय, बाजार और कैसीनो जाने से विश्व स्तर पर कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं। इसमें इस प्रकार की प्रवृत्ति की लगातार पुष्टि हो रही है। वायरस बंद जगहों पर ठहर जाता है और आसपास के लोगों को संक्रमित करता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 32 देशों के 239 वैज्ञानिकों ने WHO को लिखे खुले पत्र में लोगों को संक्रमित करने के छोटे कणों की भी क्षमता रेखांकित की और एजेंसी से अपने सुझाव में बदलाव करने की अपील की। अनुसंधानकर्ता इसे अगले सप्ताह किसी वैज्ञानिक पत्रिका में प्रकाशित करने की भी योजना बना रहे हैं। कोरोना से पूरी दुनिया त्राहिमाम कर रही है। इसी बीच एक स्टडी सामने आई है और क्लिनिकल इन्फेक्शियस जर्नल में एक लेख प्रकाशित हुआ है, जिसमें पूरी दुनिया के तकरीबन 250 विशेषज्ञों ने आशंका जताई है कि कोरोना वायरस हवा के जरिए भी फैल सकता है। इनमें 32 देशों के विशेषज्ञ शामिल हैं, जिसके बाद पूरी दुनिया में मानो हड़कंप सा मच गया है। हालांकि WHO ने जिस प्रकार से कोरोना को लेकर के गाइडलाइंस जारी की थी, उसी का पालन पूरी दुनिया के देश कर रहे थे। तमाम देशों के दबाव के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस जर्नल के ऊपर अपनी सफाई पेश की है और साफ तौर पे कहा है कि कोरोना वायरस हवा से नहीं फैलता है।
हालांकि WHO ने पहले ही साफ किया था कि तकरीबन 3 फुट की दूरी रखने से, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने से कोरोना से बचा जा सकता है। लेकिन जिस प्रकार से सामने आया है कि कोरोना का प्रसार हवा के जरिए हो सकता है और इसके कीटाणु हवा से हवा में तेजी से फैलते हैं, उससे आम जनता में दहशत जरूर बढ़ गई है। पूरी दुनिया में अब तक कोरोना के मामले 1,20,00,000 से ज्यादा हो चुके हैं। बीते 24 घंटों के अंदर तकरीबन 3500 लोगों ने कोरोना से दम तोड़ दिया और पूरी दुनिया में 5,40,000 से ज्यादा मौतें सिर्फ कोरोना के कारण हुई हैं। तमाम देशों ने WHO को पत्र भेजा है और ये कहा है कि हमारे देशों में HIV से जुड़ी जीवन रक्षक दवाओं की भारी कमी हो चुकी है। दरअसल कोरोना के इलाज में एड्स से जुड़ी तमाम दवाओं का इस्तेमाल हो रहा है और इन दवाओं से मरीज स्वस्थ भी हो रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, अगर हम भारत की बात करें तो भारत में कोरोना के इलाज में जिस दवा का इस्तेमाल हो रहा है उसको कई गुना महंगी दरों पर बेचे जाने का खुलासा भी हुआ है। दरअसल रेमडेसिविर एक ऐसी दवा है जो एंटीवायरल ड्रग है और इससे कोरोना मरीजों का जो टाइम पीरियड है वो कम होता है। जब एक मरीज ने इस दवा को अपने परिजनों के लिए खरीदना चाहा तो इसका डब्बा 5400 रुपए का था, लेकिन मरीज को यही दवा 35,000 से ज्यादा रुपयों में बेची गई। दरअसल कोरोना को देखते हुए दवाओं की कालाबाजारी सिर्फ भारत ही नहीं पूरी दुनिया में हो रही है और भारत में जिस प्रकार से कोरोना मरीज बढ़ रहे हैं वो वाकई हैरान करने वाला है। कोरोना मरीजों की संख्या के मामले में भारत टॉप 5 में तो पहुंच ही चुका है, साथ ही भारत ने अब रूस को भी पीछे कर दिया है। पूरी दुनिया में कोरोना के कारणों पर बहस हो रही है, कोरोना को कैसे रोका जा सकता है इस पर मंथन हो रहा है, लेकिन कोरोना को लेकर के कोई भी वैक्सीन अभी भी पहुंच से दूर है। तमाम क्लिनिकल ट्रायल हो रहे हैं, WHO भी शिद्दत से जुटा है, तमाम देशों के वैज्ञानिक, चिकित्सीय लोग कोरोना की वैक्सीन ईजाद करने में लगे हैं, लेकिन अभी तक एक भी दवा सामने नहीं आई है जिसको सक्षम स्तर से अनुमति मिली हो। बीते 24 घंटों के अंदर पूरी दुनिया में 2 लाख से ज़्यादा कोरोना मरीज सामने आ चुके हैं, जिससे कई देशों में कोरोना मरीजों के कारण दहशत तेजी से बढ़ी है। हालांकि इसी बीच चीन से एक अच्छी खबर है, जिस वायरस का प्रसार चीन के वुहान शहर से हुआ, जो वायरस चीन के जरिए फैला, उसने पूरी दुनिया में लाखों लोगों को मौत की सौगात थी। अब उसी चीन में विश्वविद्यालयों की प्रवेश परीक्षाएं आज से शुरू करा दी गई हैं, जबकि भारत में यूनिवर्सिटीज़ की परीक्षाएं शुरू कराने को लेकर के काफ़ी बहस है और ये माना जा रहा है कि पूरे देश में यूनिवर्सिटीज़ की परीक्षाओं को स्थगित कर दिया जाएगा। इस संबंध में मानव संसाधन मंत्रालय ने एक कमेटी का गठन भी किया था, लेकिन अभी इसकी रिपोर्ट नहीं आई है। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री के दिशा निर्देशों को देखते हुए भारत में विश्वविद्यालयों, तमाम स्कूलों को जिस तरीके से बंद किया गया है उसमें 1 साल स्टूडेंट्स को प्रमोट किया जाएगा। पूरी दुनिया में कोरोना को लेकर के तमाम मामले सामने आए, तमाम स्टडी सामने आई, लेकिन जिस प्रकार से 32 देशों के वैज्ञानिकों ने एक अंतर्राष्ट्रीय जर्नल में इतना बड़ा खुलासा किया है, उसके बाद आम जनता में भारी दहशत है। फिलहाल लोग इस स्टडी को गंभीरता से ले रहे हैं, क्योंकि हवा के ज़रिए कोरोना फैलता है और इस बारे में भारत के भी कई वैज्ञानिकों और डॉक्टरों ने चिंता जताई थी, जिसके बाद सेंट्रलाइज AC तमाम ऑफिसेस में बंद किए गए और बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स में भी सेंट्रलाइज AC को बंद करने के निर्देश प्रशासन ने जारी किए थे। अगर 32 देशों के वैज्ञानिकों की ये रिपोर्ट झूठी है तो निश्चित तौर पर मॉल्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खोले जाने चाहिए थे। इसका सीधा अर्थ कहीं ना कहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन भी चाहता है कि लोगों में कोरोना को लेकर के दहशत का जो आलम है वो कम हो, और इसीलिए उसने आज ही सफाई जारी की है कि कोरोना का प्रसार हवा के ज़रिए नहीं होता है। लेकिन 32 देशों के वैज्ञानिकों की अपनी थ्योरी है और उन्होंने बाकायदा क्लिनिकल इन्फेक्शियस जर्नल में एक बड़ी स्टडी करते हुए
प्रकाशित करवाया है कि हवा से कोरोना वायरस का प्रसार हो रहा है। WHO भले इसकी इजाज़त ना दे, WHO भले इसकी पुष्टि ना करे, लेकिन ये भी एक बड़ा सच है। कोरोना से अभी कितनी मौतें पूरी दुनिया में होने बाकी हैं, ये बताने को कोई भी तैयार नहीं है। और WHO इस बारे में फ़िलहाल एक टीम बनाकर स्टडी करने में जुटा है कि कोरोना का प्रसार कब तक रुक सकता है। पहले WHO ने ये कहा था कि कोरोना गर्मी के मौसम में अपना प्रकोप कम करता है और पूरी दुनिया में जिस प्रकार से लोगों का इम्यूनिटी का स्तर कम है, उससे मौतों का आंकड़ा अभी और बढ़ेगा। फिलहाल भारत में कोरोना मरीजों की संख्या तकरीबन 7.5 लाख तक पहुंच चुकी है और मौतों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। ऐसे में देखना लाजमी होगा कि भारत में मामले कब तक कम होते हैं। पूरी दुनिया में तमाम देश कोरोना से पीड़ित हैं और मिन्नतें कर रहे हैं कि किसी प्रकार अगले 6 महीनों में कोरोना को लेकर के कोई वैक्सीन का इजाद किया जाए, जिससे अपनों की मौतों की संख्या कम की जा सके। कैमरामैन PC चौधरी के साथ मनीष श्रीवास्तव, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।